राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरीश खुराना ने बी ब्लॉक सुदर्शन पार्क से डी ब्लॉक तक चुनावी पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के दौरान जनता ने खुलकर भाजपा प्रत्याशी हरीश खुराना का स्वागत किया, जिससे उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना को पूर्व में क्षेत्रवासियों द्वारा मिलने वाले सम्मान की याद ताजा हो गई। पदयात्रा के दौरान जनता ने खुलकर भाजपा हरीश खुराना का स्वागत किया, जिससे मदन लाल खुराना को पूर्व में क्षेत्रवासियों द्वारा मिलने वाले सम्मान की याद ताजा हो गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष सचदेवा ने वर्तमान प्रत्याशी के समर्थन में जहां जनता से वोट की अपील की, वहीं अपने कार्यकाल के समय के कार्य भी गिनाए। वर्तमान प्रत्याशी हरीश खुराना ने भी इस अवसर पर जनसंवाद किया और जनता को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों, पार्क, कम्युनिटी हॉल की कमी, सीवर व अन्य समस्याओं को वे सुलझाएंगे और जनता को उनके कार्यों से गर्व होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी हरीश खुराना से 22 जनवरी को हुई इस पदयात्रा और इस दौरान सामने आए मुद्दों पर विचार लिए, वहीं जनता व कार्यकर्ताओं से भी बात की। जो हुआ मेंबर पार्लियामेंट हमारी है, विधायक हमारा होगा, तो इस क्षेत्र का विकास आप जिन ऊंचाइयों पे जाएगा इसका अंदाजा आता नहीं लगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सुदर्शन पार्क में क्या मोतीनगर विधानसभा में सड़कें हैं, गड्ढे हैं, पता ही लगता। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें, पता ही लगता। मेरी माताएं बहनें पैर मुड़ने से चोटिल हो जाती हैं कि अक्सर शिकायत सुनने को मिलती थी, लेकिन आज इसका रूबरू तो मैं आज खुद हो गया। पैर मुड़ने की वजह से मेरी भी आज चोट लग गई है, तो जाके दिखाऊंगा। लेकिन हालत ये है कि ये विधायक पिछले 10 सालों के अंदर कितने काम के भी दिख रहे हैं। सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। मैं अभी बी ब्लॉक में जब हम जा रहा था तो सीवर ओवरफ्लो हो रहा था, तो मुझे मानसी जी ने बताया कि कल गाड़ी आई थी, मानसी की गाड़ी आई थी और वापस चली गई। हम काम नहीं करेंगे क्योंकि आप बीजेपी को वोट देते हैं। अगर इस विधायक की ये सोच है तो हमें शर्म आती है कि हमने ऐसे लोगों को चुना। पीने की पानी की समस्या हो, सीवर ओवरफ्लो हो, और मुझे तो अभी सुभाष जी के आगे बात आगे कर रहा था, नाम सुदर्शन पार्क है लेकिन एक भी पार्क नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? कम्युनिटी हॉल नहीं है। एंट्री जो यहाँ से अभी जो बाहर रिंग रोड से वो एंट्री छोटी है, उसको कोई तरीका पिछले 10 साल में नहीं निकला क्या? कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे उसको, इधर की एंट्री पे कुछ इसका बढ़िया करेंगे। सवाल ये है कि सुदर्शन पार्क का विकास कैसे होगा, इसका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ही है। और मैं आपको वचन देता हूँ, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा। आप भी गर्व से कह सकोगे देखिए, मोतीनगर की जनता ने प्यार मेरे पिताजी को भी दिया, उनका एक कर्म क्षेत्र रहा है और यहाँ से प्यार लेके विधायक बने और बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो इसलिए उन्होंने इस मोतीनगर विधानसभा को बगिया की तरह जो है, लेकिन पिछले 10 सालों से इस दिल्ली का और मोतीनगर विधानसभा का सभा सत्यान मेरी प्रायोरिटी है मोतीनगर विधानसभा को उत्तम क्षेत्र बनाने का। और जो प्यार, जो दुलार
मुझे इस क्षेत्र से मिल रहा है। ये खुराना जी की कर्म क्षेत्र रहने की वजह से ये लोग आज भी खुराना जी के प्रति प्रेम रखते हैं, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है वो प्यार मुझे मिलेगा। और मैं इनको कमिटमेंट कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ कि दिल्ली का नंबर 1 क्षेत्र होगा तो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र होगा। सुदर्शन पार्क में खड़े हैं, सुदर्शन पार्क का विकास देखेगा, चहुमुखी विकास होगा। कम्युनिटी हॉल नहीं है, सुदर्शन पार्क नाम है, ये पार्क नहीं है, एंट्री छोटी है, इनको बड़ी करना है। सड़कों के हाल खराब है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गंदी सड़कें हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस तमाम सत्य समस्या का निदान करने के लिए उनका बेटा यहाँ खड़ा है, तो मुझे पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि ये प्यार हमारे जो भाग्य प्रत्याशी हैं श्री हरीश मदन लाल खुराना जी, उनकी यहाँ पे पदयात्रा है चुनाव प्रचार के लिए। हम लोग अभी एकत्रित हुए हैं, थोड़ी देर में वो यहाँ पे आने वाले हैं, तो हम लोग ये चुनाव प्रचार में इस बार सबसे अच्छा पॉजिटिव माहौल है कि कोई गुटबाजी नहीं है क्षेत्र में, सब मिलकर के लड़ रहे हैं। ऐसा कम होता है राजनीति में तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। लेकिन ये ऐसा पहला मौका है जब सभी हमारे पार्टी के जो भी नेता हैं, कोई किसी में मनमुटाव नहीं है, सब मिलकर के एक साथ आए हुए। मैं जी बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे राष्ट्र का सोचती है जी, बाकी सब पार्टियाँ अपना सोचती हैं, इस बात में फर्क है। महिलाओं के लिए तो मैं कहूँगी कि देखिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें और अपने भाई हरीश खुराना जी को विजयी बनाएं, क्योंकि देखिए 1 दशक से ये आम आदमी की पार्टी की सरकार यहाँ पे है और आप देख लीजिए 1 दशक में दिल्ली की दुर्दशा, कोई भी सड़क, कोई भी सीवर, जहाँ आप चले जाइए सुदर्शन पार्क की गलियों में जो टूटी फूटी और सीवर लीकेज ना हो, उसकी समस्या से, उसकी बदबू से हर सुदर्शन पार्क का निवासी यहाँ बहुत परेशान है। और पानी, जो भाई ने बताया कि पानी हर घर में पानी गंदा आ रहा है, बिल्कुल नाली के जैसे पानी आ रहा है। आप अगर नल खोलेंगे तो पानी ऐसे लगेगा कि सीवर की पानी आ रही है, उसमें स्मेल भी है, तो वो पानी कोई कैसे पी सकता, और वो पानी आरओ में क्या क्लीन करेगा आप बताइए ना। आरओ भी बेकार पड़े हुए हैं और पानी की व्यवस्था भी बहुत खराब है यहाँ पर। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी जो दिल्ली के पुजारी रहे और मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में और ऐसे कुशासन के खिलाफ जहां 10 साल से सुदर्शन पार्क की जनता और पूरे मोती नगर विधानसभा की जनता इतनी त्रस्त है। अगर पानी के नाम पे बात करें तो सीवर का गंदा पानी हमें मिलता है और अगर घर से बाहर निकलें तो सीवरेज भरे हुए मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं कि आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको पक्का एक डेंगू भी होगा और चिकनगुनिया भी होगा। तो ये गंदे पानी बाहर यहाँ सुदर्शन पार्क में बहते रहते हैं और इतनी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे हैं और 10 साल से सुध लेने वाला कोई नहीं है। विधायक जिस तो फ़ोन उठाते नहीं है, कभी कभार फ़ोन उनके बंदे उठा ले तो ये कहते हैं कि पहले आप 100 बंदे इकट्ठे करो, हम आएंगे, आप मीटिंग रखो, फिर हम उसमें आप हमारे पक्ष में बात करो तो हम काम कराएंगे। ऐसे ही विधायक हैं, ऐसे उनके निगम पार्षद हैं। तो ऐसे प्रशासन के विरुद्ध हमारी कैंपेनिंग है और हम भाजपा को हमें इतना समर्थन मिल रहा है हरीश खुराना जी के पक्ष में कि हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं पूरी विधानसभा के अंदर, घर घर से लोग निकल के कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा, और बहुत हुआ अत्याचार, अब हम करेंगे उसको पार, भाजपा को वोट देंगे, हरीश खुराना को जिताएंगे। धन्यवाद। दिल्ली की जनता को फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और उनके सपनों को साकार करें। एक बार दिल्ली भाजपा के पास आए तो दिल्ली के अंदर कामों की लहर हम सच में लगा देंगे और दिखाएंगे कि वाकई में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते कैसी दिखनी चाहिए। अभी आप देखेंगे जगह जगह कूड़े के ढेर, कूड़े के पहाड़, सड़कें टूटी हुई, सीवर जहरीला पानी, यमुना जी की कोई सफाई नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जो इन्होंने करा हो। और हर बार कहते हैं मुझे एक मौका और दे दो। अरे अपने मुँह से बोला था चलिए अब तो केजरीवाल जी की बात को बड़ा करते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं यमुना की सफाई न कर पाऊँ मुझे वोट मत देना, नहीं देंगे इस बार वोट, आप ही की बात को बड़ा करते हैं। उन्होंने तो कहा था कि मैं गाड़ी नहीं दूँगा, मैं गाड़ी नहीं दूँगा, मैं तो आम आदमी को चाहिए क्या, 2 वक्त की रोटी चाहिए और बस काम से करना है। 2 वक्त की रोटी के साथ साथ बर्गर भी चाहिए और शीश महल में तैयारी के लिए अपना बाहर भी चाहिए। ऐसे नेता को हमारे को जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को लाए, उनको मौका दें और मदन लाल खुराना जी के सपनों की जो दिल्ली है तो उसको एक बार उसी तरीके से स्थापित करें जैसे उन्होंने भरपूर योगदान दे करके दिल्ली के लिए मेट्रो का गठन किया और दिल्ली के लिए बहुत सारे काम के। हमारे को काम चाहिए हमारे क्षेत्र में, हमारे को इस क्षेत्र के लिए
ठीक है, आप इस मोहल्ले को देख लो, गली को देख लो, सड़कों को देख लो, हमें काम से मतलब है। हम तो कहते हैं डबल सरकार आए, हमें चाहिए बीजेपी, मोदी सरकार चाहिए। भारत माता की जय। समस्या सारी है, देखो सड़कों का क्या हाल हुआ पड़ा है, पानी का क्या हाल है, सब कुछ समस्या है, यहाँ पे क्या नहीं है। अब ये देखो, उम्मीद है खुराना जी आए हैं तो देखो कुछ उम्मीद है हमारी। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, वो मोदी ऐसे कर रहे हैं, पीछे कुछ ना कुछ। MCT में कहाँ है, MLA में कहाँ है, 15 साल से 20 साल से है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो कैंडिडेट तो आते रहते हैं, कैंडिडेट तो 699 खड़े हुए हैं दिल्ली में, तो कौन जीतता है वो तो बाद की बात है, जो जीतेगा उसके बाद पता लगेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन ही बचे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि इस बार आप पार्टी का पूरा फोकस मध्यम वर्गीय परिवार है। केजरीवाल ने अपने संबोधन में मध्यम वर्ग को देश की असली महाशक्ति करार दिया और केंद्र सरकार से अपील की कि अगला बजट पूरी तरह से मध्यम वर्ग के लिए समर्पित किया जाए। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आमतौर पे जब कोई नेता चुनाव के ठीक पहले किसी विषय पे चर्चा करता है या घोषणा करता है तो लोग कहते हैं वोट के लिए कर रहा है। कई वादे किए जाते हैं धर्म के नाम पे, कई वादे किए जाते हैं जाति के नाम पे, कई वादे समाज के निचले तबके के लिए किए जाते हैं और कई वादे कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए किए जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पे अपने वोट बैंक बना रखे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करना होता है क्योंकि उनसे चंदा लेना होता है। तो ये एक तरह से बड़े उद्योगपति उनके नोट बैंक हैं और बाकी लोग उनके वोट बैंक हैं। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है, वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक के बाद दूसरी पार्टी आई, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई और इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबा के, डरा के, निचोड़ के रखा हुआ है। मिडिल क्लास और सरकार का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है, और ये हथियार है टैक्स। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ATM बन के रह गया है। सच बात तो ये है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। आखिर ये मिडिल क्लास कौन है? टीचर हैं, डॉक्टर हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, दुकानदार हैं, लॉयर्स हैं, इन जैसे हजारों सामान्य लोग जो मिलके हमारा देश चलाते हैं, ये मिडिल क्लास है। और इन सब के मतलब मिडिल क्लास के क्या सपने होते हैं? उनके कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। वो अपने लिए एक अच्छी नौकरी या बिजनेस चाहते हैं, एक अपना घर चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इन सब को पूरा करने के लिए एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करता है और बस यही उम्मीद करता है कि उसे सरकार से कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए। लेकिन सच क्या है? आज अधिकतर सरकारें ना उनके लिए अच्छे स्कूल बना रही है, ना उनके लिए अच्छे अस्पताल बना रही है, ना उनको रोजगार दे पा रही है और ना उन्हें सुरक्षा दे पा रही है, ना क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। सच्चाई है कि इस वर्ग को सबसे ज्यादा हमारे देश में परेशान किया जाता है और कोई देश नहीं है जहां मिडिल क्लास को इतना परेशान किया जाता हो। आपको पता है, अगर एक मिडिल क्लास परिवार साल में 10-12 लाख रुपए कमाता है तो इनकम टैक्स, GST, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे टैक्स मिला के एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। अब तो दूध पे भी टैक्स लगता है, दही पे भी टैक्स लगता है, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगता है, यहाँ तक कि पूजा के सामान पे भी टैक्स भरना पड़ता है। घर लेना हो तो टैक्स, घर बेचना हो तो टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, गाड़ी बेचो तो टैक्स, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो तो पहले प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस की मार और उसके ऊपर अच्छे कॉलेज भेजने के लिए एजुकेशन लोग और उसकी EMI पे डबल मार। जीते जी टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन अब तो सरकार ने ऐसी हालत कर दिया कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। और इस टैक्स टेररिज्म के बीच मजाल की वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करे। सच्चाई ये है कि आज एक यंग मिडिल क्लास कपल, शादीशुदा कपल, उसके लिए फैमिली प्लानिंग एक फाइनेंशियल डिसीजन बन गया है। जब वो बच्चा पैदा करते हैं तो पहले सोचते हैं उनके मन में सब, क्या हम इस बच्चे की परवरिश अफोर्ड कर पाएंगे? कहां पहुंच गया हमारा समाज? यही सब परेशानियों की वजह से बहुत से लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। 2020 में 85,000 भारतीय देश छोड़ के विदेश चले गए और 3 साल बाद 2023 का आंकड़ा दिखाता है कि 3 गुना यानी कि 2,16,219 लोग देश छोड़ के चले गए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान और दुख की बात है, क्योंकि ये युवा
हुआ, जो हमारे देश का भविष्य बन सकता था आज किसी और देश का भविष्य बन रहा है। अब ये समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? सरकार के पास पैसा जनता से आता है। अब इस पैसे को खर्च करने के दो ही तरीके हैं। या तो सरकार इस पैसे को जनता की भलाई पे खर्च करे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ऐसी बेहद जरूरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर करे, लोगों का जीवन बेहतर करे, और या फिर दूसरा तरीका है कि अपने उद्योगपति दोस्तों को कर्ज दे दे और थोड़े दिन में वो कर्ज माफ कर दे, जनता के पैसे डुबो दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक जन संचालित पहल बन गई है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग भाग ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी पर अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1.8 डिग्री अधिक है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने जयपुर में छापेमारी कर 14 लाख रुपए मूल्य की नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पिछले 2 सप्ताह में लापता 12 नाबालिगों को बचाया गया और उन्हें उनके परिवार के हवाले कर दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की बुधवार को होने वाली सुनवाई अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण पुनः टल गई। झारखंड के बोकारो जिले में सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए, पुलिस ने यह जानकारी दी। दिल्ली चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करने के बाद प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में किसानों को लेकर एक अहम फैसला हुआ है। सरकार ने रॉ जूट की एमएसपी करीब 6% बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जूट की खपत के लिए मोदी सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। जितने हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस CACP द्वारा जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से बढ़ाते रही है। और जब से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 50% लागत से ज्यादा हम MSP को निर्धारित करेंगे, उसको 100% पालन किया गया है। और इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की MSP इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। तो 5,650 प्रति क्विंटल MSP रॉ जूट पर, लागत से 67% अधिक, पिछले साल की तुलना में 315 रुपए बढ़त, जो
6% बनती है। इसका लाभ अधिकांश पश्चिम बंगाल के हमारे किसान, वहाँ की हमारी जूट मिल में काम करने वाले कामगार और एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में जहाँ जूट बनती है, वहाँ पे 40 लाख परिवार हैं जो सीधा या इनडायरेक्टली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली जूट क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उन सभी के लिए ये बहुत अहम और लाभदायक निर्णय रहेगा। और आसाम में 9% और बिहार में 9%, इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जूट का। और ये जूट को जब हम पीडीएस में गेहूं या पैडी खरीदते वक्त बैग्स के रूप में जूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन रखी है, उससे इस पूरे जूट की खपत अच्छी तरीके से होती है। किसानों को कोई चिंता नहीं रहती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो सरकार जूट की प्रोक्योरमेंट करके सुनिश्चित करती है कि किसानों को 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। इसका एक बड़ा प्रभाव एक्सपोर्ट पर भी होता है, क्योंकि कई सारे आजकल जूट के प्रोडक्ट्स जिसको पर्यावरण के हिसाब से अच्छा माना जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, उसमें भी हमारे जूट के प्रोडक्ट्स निर्यात का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है और उसमें भी सरकार पूरी तरीके से सहयोग करती है। दूसरा जो अहम फैसला आज लिया गया वो था नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का। 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके कुछ अहम बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। लगभग 12 लाख हेल्थ केयर के वर्कर्स 2021 से 22 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े और इसी मिशन के तहत कोविड की बड़ी लड़ाई में भारत में एक विश्व स्तर पे जिसको माना गया है एक अहम लड़ाई लड़ी गई। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोजेस और पूरे के पूरे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ, डिजिटल लॉगिन के साथ 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस देश भर में दिए गए, देश के कोने कोने में दिए गए, चाहे घने जंगल हो, चाहे ऊंचे पहाड़ की चोटी हो, हर एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन कैसे पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी देश के प्रति संवेदनशीलता की पहचान बनी और देशवासियों को सुरक्षित रखने का एक सुरक्षा कवच बना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के नरेला में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक बार फिर काम की राजनीति को चुनने का मन बना लिया है। सीएम मान ने भरोसा जताया कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली वालों की मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की कामकाजी राजनीति की तारीफ करते हुए नरेला से पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। नरेला विधानसभा के सभी मेरे युवा साथी, माएं, बहनें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, आज शरद चौहान जी के पक्ष में आपको अपील करने आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और पूरी दिल्ली ने ये ठान लिया है। नरेला ने तो ठाना ही है, पूरी दिल्ली ने भी ठान रखा है कि केजरीवाल को लाना है। और ऐसे बंदे जो आपके बीच में रहते हो, आपके दुखों सुखों को जानते हो, ऐसे बंदों को आगे लेके आओ। और हम लोग लड़ाई की बात नहीं करते, हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, हम लोग अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, माओ बहनों के सुख की बात करते हैं, सहूलतों की बात करते हैं। इसीलिए आप हमें प्यार दे रहे हो। तो आज जितने भी लोग मकानों से, दुकानों से निकलकर यहाँ आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपका चला हुआ एक कदम हमारे सर माथे पर, हमारा बटन मशीन में 3 नंबर पर है, लेकिन मशीन में 3 नंबर पर है, नतीजे में पहले नंबर पे आना है। तो आपका जोश देखकर, आपका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तरुण शंकर आर्य के संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस से प्रमाण के साथ शिकायत की गई है। वे किस प्रकार अवैध निर्माण एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों एवं अपने भ्रष्ट जेई देवेंद्र एवं एई पवन कुमार सहित मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों निगम क्षेत्रों में तैनात जेई एवं एई को बचाने के लिए जहां बार बार एलजी कार्यालय एवं सीएम
पीएमओ कार्यालय को स्टाफ की कमी बताकर गुमराह कर रहे हैं। वहीं अपने बेलदार मुकेश शर्मा एवं जेई देवेंद्र कुमार के माध्यम से प्रति लिंटर 12 से 15 लाख अवैध निर्माणकर्ताओं से वसूल कर 100% अवैध कमर्शियल निर्माण करवा रहे हैं। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग में तैनात रहे ईई भवन कुमार महेंद्रू भी अपने कार्यकाल में इसी प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर काली कमाई को अंजाम देने का लगातार काम करते रहे थे। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने उन्हें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पाए जाने पर निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की और उनकी जगह जेबी मीना को प्रभार सौंपा गया। लेकिन ईई भवन करोलबाग के प्रभार में रहे जेबी मीना ने भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जगह बिल्डरों एवं भ्रष्ट जेई एई को बचाने के लिए पीएमओ एलजी कमिश्नर कार्यालय को गलत रिपोर्ट देकर गुमराह किया। जब इस तरह की शिकायत डीआईडी न्यूज, नेशनल टीवी चैनल, एसडी संगम, दैनिक इंडिया दर्पण समाचार पत्र के माध्यम से ऊपर तक पहुंची तो जेबी मीना को प्रभार से हटाकर उनकी जगह तरुण शंकर आर्य को इस उम्मीद से ईई भवन करोलबाग जोन बनाया गया कि वे डीएमसी एक्ट का सही से पालन कराकर सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण से हो रहे सरकारी राजस्व की लूट को रोककर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रारंभ के 1 महीने तो वे चल रहे सीबीआई जांच एवं दिल्ली हाई कोर्ट में राजेंद्र नगर हादसे की जांच पर रिपोर्ट देने की बात पर कोई अन्य कार्रवाई नहीं की और अब भ्रष्टाचार के उसी राह पर चल चुके हैं जो पूर्व के ईई भवन द्वारा करोलबाग जोन में संगठित रूप से किया जा रहा था। ईई भवन तरुण शंकर आर्य उन अवैध कमर्शियल भवन पर भी कार्रवाई नहीं करना चाह रहे जिससे अपने जेई देवेंद्र कुमार एवं बेलदार मुकेश शर्मा के दबाव में पूर्व के एई द्वारा अवैध कमर्शियल निर्माण पाए जाने पर डीएमसी एक्ट के तहत नोटिस दिया जा चुका है। मजे की बात है कि सिर्फ मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम क्षेत्रों में 100 से अधिक अवैध कमर्शियल निर्माण की तस्वीर प्लॉट नंबर के साथ कार्रवाई हेतु डीसी करोलबाग जोन अभिषेक कुमार मिश्रा के माध्यम से ईई भवन तरुण शंकर आर्य को एलजी कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, सीएम कार्यालय एवं पीएमओ से प्राप्त हुआ। लेकिन ईई भवन ने कार्रवाई की जगह अपने जेई देवेंद्र कुमार एवं बेलदार मुकेश शर्मा के माध्यम से उगाही कर स्टाफ की कमी बताते हुए मामले को पूर्व के ईई की तरह एलजी कार्यालय एवं सीएमओ को गुमराह करने का नापाक प्रयास किया है। सनद रहे कि एलजी कार्यालय ने जिस मामले को दोबारा खुलवाया था और जाँच का आदेश जारी किया था, उस शिकायत को भी 6 महीने दबाकर रखने के बाद पुनः वही बहाना स्टाफ की कमी बताकर बंद करने का नापाक प्रयास ईई भवन करोलबाग जोन तरुण शंकर आर्य एवं उनकी संगठित टीम द्वारा किया गया है। एलजी कार्यालय को शिकायत करते हुए ऑल इंडिया S&M न्यूज़पेपर्स फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपरोक्त सभी शिकायतों की जांच विजिलेंस से कराई जाए और संगठित अपराध रोका जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त जेई पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण, डीएमसी एक्ट के विपरीत जारी 100% अवैध निर्माण को सील किया जाए या डिमोलिश किया जाए। आप खुद देखें करोलबाग जोन में फलता फूलता भ्रष्टाचार का जंगल राज। अवैध निर्माणों की सूची कुछ इस प्रकार है। 1/68 WHS कीर्ति नगर, 2/88 WHS कीर्ति नगर, D50 मानसरोवर गार्डन, B29/2 रमेश नगर, 2/1 नियर ग्लैमर मेन रोड फर्नीचर ब्लॉक, F30 मानसरोवर गार्डन, धर्मकांटा मानसरोवर गार्डन, A17 मानसरोवर गार्डन, A25, A26, A24, A22 मानसरोवर गार्डन, B130 WHS कीर्ति नगर टिम्बर मार्केट, A32 मानसरोवर गार्डन, E376, 377 डबल स्टोरी रमेश नगर, C56, 57, 58, 59 डबल स्टोरी रमेश नगर, नियर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4, 18A शिवाजी मार्ग नजफगढ़ रोड मोती नगर बेसमेंट, 20A शिवाजी मार्ग नजफगढ़ रोड मोती नगर बेसमेंट, 30 नजफगढ़ रोड मोती नगर बड़े प्लॉट में भवन निर्माण, 29 नजफगढ़ रोड चौथी, 5वीं व 6ठी मंजिल, 54 नंबर रामा रोड इंडस्ट्रियल क्षेत्र, 59/6A रामा रोड इंडस्ट्रियल क्षेत्र।
इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।